हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर रहा है जिसने हमें पूरी तरह बदल दिया। हाँ बिल्कुल। जिसने किसी मुश्किल सब्जेक्ट को अचानक से आसान बना दिया। तो सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है? क्या बेहतरीन टीचर पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आज हमारे पास हस्तलिखित नोट्स हैं और हम इन्हीं के जरिए शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की दुनिया में उतरेंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि एक प्रभावी शिक्षण के पीछे की कला, विज्ञान और मनोविज्ञान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले ये शिक्षण या टीचिंग आखिर है क्या चीज? इन नोट्स को पढ़ते हुए एक बात जो साफ होती है वो ये कि ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई किसी को सीखने में मदद करता है, रास्ता दिखाता है। हाँ, ताकि वो ज्ञान, स्किल्स और सही नजरिए को अपना सके। एक तरफ देना है, दूसरी तरफ लेना और उसे इस्तेमाल करना। और यहाँ पे ये देखना बड़ा मजेदार है कि अलग अलग विचारकों ने इसे कितने अलग अलग तरीकों से देखा है। अच्छा। जैसे एक विचारक हैं H.C. मॉरिसन। वो कहते हैं कि टीचिंग एक ज्यादा मैच्योर इंसान और एक कम मैच्योर इंसान के बीच का एक, कह सकते हैं, गहरा कनेक्शन है। ओके। वहीं क्लार्क कहते हैं कि टीचिंग वो काम है जो स्टूडेंट्स के बर्ताव और सोच में असल बदलाव लाने के लिए किया जाता है। तो ये सिर्फ फैक्ट्स ट्रांसफर करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक मकसद होता है। हाँ। एक लक्ष्य। बिल्कुल। नोट्स में स्मार्ट गोल्स का जिक्र है जी, जो मुझे लगता है सिर्फ टीचिंग में ही नहीं हर जगह काम आता है। सही बात है। यानी लक्ष्य साफ साफ पता हो, स्पेसिफिक, उसे नापा जा सके, मेजरेबल, अटेनेबल उसे हासिल करना मुमकिन हो, रेलेवेंट हो, और टाइम बेस्ड यानी उसे पूरा करने की एक समय सीमा हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा। अब ये समझते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया के खिलाड़ी कौन कौन हैं। नोट्स में शिक्षण के चर या वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग का जिक्र है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। हाँ। और इन्हें स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ चर कहा गया है। ईमानदारी से कहूं तो ये स्वतंत्र और आश्रित चर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक शेफ है, यानी शिक्षक। ठीक है। वो एक डिश बना रहा है। अब शेफ स्वतंत्र है, वो तय करता है कि क्या बनाना है, कौन से मसाले डालने हैं, कैसे पकाना है। अब जो डिश का स्वाद है, मतलब छात्र का सीखना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि शेफ ने क्या किया। अच्छा। इसलिए शेफ हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्वाद हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। और रेसिपी? और जो रेसिपी बुक या सामग्री है, यानी पाठ्यक्रम, वो इन दोनों के बीच का पुल है, इंटरवीनिंग वेरिएबल। वाह, अब ये हमेशा याद रहेगा, शेफ, डिश और रेसिपी। हाँ, बिल्कुल। तो इसी रिश्ते को लेकर जॉन एडम्स का एक मॉडल है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, जिसमें सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं, टीचर और स्टूडेंट। हाँ, ये तो बहुत सीधा साधा लगता है। बिल्कुल। ये शुरुआती सोच थी, लेकिन फिर जॉन ड्यूई आए और उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए, यहाँ एक तीसरा बहुत जरूरी खिलाड़ी भी है। ओके। उन्होंने इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा। इसमें टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ पाठ्यक्रम या समाज, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समाज, वो कैसे? उनका कहना था कि शिक्षा हवा में नहीं होती है, वो एक समाज के अंदर होती है। जो भी सिखाया जा रहा है वो उस समाज की जरूरतों और मूल्यों को दिखाता है। अच्छा, ये सिर्फ दो लोगों के बीच का लेन देन नहीं है? नहीं, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो टीचर, स्टूडेंट और उनके आसपास की दुनिया, तीनों जरूरी हैं। यहाँ से कहानी और गहरी होती है। इन नोट्स में शिक्षण की 3 स्तरों या लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात की गई है। हाँ, स्मृति स्तर, समझ का स्तर और चिंतनशील स्तर। ये सुनने में ही बड़े भारी शब्द लग रहे हैं, पर इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर एक औसत और एक बेहतरीन टीचर का फर्क पता चलता है। बताइए। पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। इसे हर्बर्ट ने दिया था। ये बस रट्टा मारना है। पहाड़े याद करना, तारीखें रटना। बिल्कुल, छोटी क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। दूसरा है समझ का स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके मुख्य प्रस्तावक मॉरिसन हैं। इसमें क्या होता है? यहाँ रटने से आगे बढ़कर चीजों को समझने पर जोर है। छात्र ये सीखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है और वो कैसे काम करता है। कॉन्सेप्ट्स के बीच रिश्ते बनाना सीखते हैं। एग्जैक्टली। और तीसरा और सबसे ऊपर का स्तर है चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसे हंट ने दिया। ये असल में छात्र केंद्रित है। यहाँ टीचर छात्र के सामने एक असली समस्या रखता है,
जैसे हमारे शहर में बढ़ते प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। बिल्कुल। अब छात्र अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, सोच विचार करके उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। असली सीखना यही होता है। अब मुझे लगता है कि हमारी ज्यादातर शिक्षा पहले या दूसरे स्तर पर ही कहीं अटक जाती है। दुर्भाग्य से, हाँ। हम चिंतनशील स्तर तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। सही बात है। इन स्तरों के अलावा नोट्स में शिक्षण के सूत्र यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी दिए गए हैं, जो असल में प्रैक्टिकल नियम है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। इनमें से ये मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाला सूत्र मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, और ये हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचे भी। कैसे? आप किसी बच्चे को आजादी का मतलब सीधे सीधे नहीं समझा सकते। ये एक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट विचार है। सही है। आप उसे पहले एक पिंजरे में बंद पक्षी और फिर खुले आसमान में उड़ते पक्षी की कहानी सुनाएंगे। अच्छा। वो ठोस, कॉन्क्रीट उदाहरण उसके दिमाग में आजादी का कॉन्सेप्ट बनाएगा। यही है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। और यहीं पर शायद ब्लूम की टैक्सोनॉमी काम आती है। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। क्योंकि मुझे लगता है कि वो इसी सोचने की प्रक्रिया को और भी गहराई से तोड़ के दिखाती है ना? हाँ, ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक तरह से इन स्तरों का डिटेल्ड नक्शा है। इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है 3H। 3H। हेड, हार्ट और हैंड। हेड, हार्ट, हैंड। ओके। हेड यानी हमारा दिमाग, ये कॉग्निटिव डोमेन है, ज्ञान, सोचना, विश्लेषण करना। हार्ट यानी हमारी भावनाएं, ये अफेक्टिव डोमेन है, हमारे मूल्य, हमारा नजरिया। और हैंड? हैंड यानी हमारे शारीरिक कौशल, ये साइकोमोटर डोमेन है, जैसे साइकिल चलाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या सर्जरी करना। इन तीनों में से ये हेड वाला यानी कॉग्निटिव डोमेन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। बिल्कुल। नोट्स में इसका एक पिरामिड बना है जिसमें 6 लेवल हैं। सबसे नीचे है याद रखना, रिमेंबर। फिर समझना, अंडरस्टैंड, लागू करना, अप्लाई, विश्लेषण करना, एनालाइज, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट, और सबसे ऊपर है बनाना, क्रिएट। और ये पिरामिड हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कहानी और सबसे बड़ी चुनौती दोनों दिखाता है। कैसे? पिरामिड के निचले 3 स्तरों को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं, LOTS। हाँ, LOTS, और ऊपरी 3 को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, HOTS। एग्जैक्टली। यहीं पर मुझे एक बात कहनी है, ज्यादातर स्कूलों कॉलेज इन्हीं निचले 3 स्तरों यानी LOTS में ही अटके रह जाते हैं। बिल्कुल। परीक्षा में बस यही तो पूछा जाता है कि क्या याद है, क्या आप इसे समझा सकते हैं। सही बात है। इससे कुछ नया बना के दिखाओ, ये पूछने की हिम्मत बहुत कम एग्जाम्स में होती है। बिल्कुल, और यही फर्क है एक औसत और एक बेहतरीन टीचर में। बेहतरीन टीचर हमेशा छात्रों को HOTS की तरफ धकेलता है। मतलब वो पूछता है, इस जानकारी से तुम क्या नया बना सकते हो? क्या तुम इस आइडिया को चुनौती दे सकते हो? क्या तुम इससे बेहतर कुछ सोच सकते हो? हाँ, असली सीखना, असली ज्ञान का निर्माण वहीं से शुरू होता है। तो अब सवाल ये है कि एक टीचर छात्र को इस पिरामिड पर ऊपर चढ़ने में मदद कैसे करे। यहीं पर शायद अलग-अलग शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स काम आती हैं। बिल्कुल, और नोट्स में पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के बीच का एक फर्क बताया गया है। हाँ, पारंपरिक तरीका शिक्षक केंद्रित होता है, जैसे व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। टीचर बोलता है, छात्र सुनते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। मेरा भी यही सवाल था, ये जो पारंपरिक लेक्चर मेथड है, इसे हम इतना खराब क्यों मानते हैं? दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेसर आज भी तो लेक्चर ही देते हैं। क्या ये वाकई इतना अप्रभावी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समस्या लेक्चर में नहीं बल्कि खराब लेक्चर में है। अच्छा। एक अच्छा लेक्चर कहानी की तरह हो सकता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपकी जिज्ञासा जगाए। लेकिन ज्यादातर लेक्चर सिर्फ जानकारी का एक तरफा प्रसारण बनकर रह जाते हैं, जहां छात्र पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। एग्जैक्टली। इसके उलट आधुनिक तरीके छात्र केंद्रित होते हैं, जैसे परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। ये जॉन ड्यूई के करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग वाले सिद्धांत पर है। हाँ, इसमें छात्रों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो टीम में काम करके उसे पूरा करते हैं। नोट्स में एक अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड का भी जिक्र है, जिसका मतलब है खोज करना। ये सुनने में किसी जासूस के काम जैसा लगता है। एक तरह से है भी। इसमें टीचर सीधे जवाब नहीं देता, अच्छा, बल्कि छात्रों को खुद जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उनमें वैज्ञानिक सोच और आत्मविश्वास पैदा होता है। और एक और बहुत दिलचस्प तकनीक है माइक्रो टीचिंग। हाँ, माइक्रो टीचिंग। 1 मिनट, माइक्रो टीचिंग
ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ऑपरेशन को छोटा करके प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या ये सच में काम करता है? 5-7 मिनट पढ़ाने से कोई कैसे सीख सकता है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये असल में टीचर बनने वालों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन है। अच्छा, ये एक स्किल डाउन टीचिंग है। क्लास छोटी होती है, सिर्फ 5-10 छात्र, और समय भी 5-10 मिनट। तो इसका फायदा क्या है? इसका एक पूरा चक्कर होता है। आप योजना बनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। तुरंत फीडबैक? हाँ, और उस फीडबैक के आधार पर आप फिर से योजना बनाते हैं, फिर से पढ़ाते हैं और फिर से फीडबैक लेते हैं। ये अपनी गलतियों से सीखने का सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। और जब सिखाने का काम हो गया तो ये जानना भी तो जरूरी है कि छात्र ने कितना सीखा। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर मूल्यांकन और आकलन यानी इवैल्यूएशन और असेसमेंट आते हैं। नोट्स में 2 तरह के मूल्यांकन बताए गए हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। हाँ, और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होता है। अच्छा। इसका मकसद सुधार करना है, ग्रेड देना नहीं। जैसे क्लास में लिया गया एक छोटा सा क्विज या सवाल जवाब। ठीक है। जबकि समेटिव मूल्यांकन सिखाने की प्रक्रिया के अंत में होता है, जैसे साल के अंत में होने वाली परीक्षा। बिल्कुल। और इसका मकसद ये आंकना है कि छात्र ने कुल कितना सीखा। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे खाना बनाते समय हम बीच बीच में नमक चखते रहते हैं ताकि अंत में डिश सही बने। बिल्कुल। वो हो गया फॉर्मेटिव। बिल्कुल। और जो मेहमान खाने के बाद डिश को रेटिंग देते हैं वो समेटिव हो गया। बिल्कुल सही। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। फॉर्मेटिव अधिगम के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। हाँ, और समेटिव अधिगम का आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बिल्कुल। हमने जो कुछ भी समझा उसका सार क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षण सिर्फ क्लास में खड़े होकर बोलना नहीं है। ये एक गहरी बहुआयामी प्रक्रिया है। सही बात है। इसमें मनोविज्ञान है, दर्शन है, कला है और विज्ञान भी है। ये टीचर, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच एक गतिशील नृत्य की तरह है। और इसकी सफलता सिर्फ एक बेहतरीन टीचर पर निर्भर नहीं करती, नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु और शामिल छात्र, एक अच्छा माहौल और एक सोच समझकर बनाया गया पाठ्यक्रम, ये सब मिलकर एक असरदार सीखने का माहौल बनाते हैं। ये एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो शिक्षण के ये मानवीय सिद्धांत कितने प्रासंगिक रहेंगे? बहुत जरूरी सवाल है। क्या एक एआई ब्लूम के भावात्मक डोमेन यानी भावनाओं और मूल्यों को समझकर सहानुभूति सिखा सकता है? या फिर एक प्रभावी शिक्षण के लिए मानवीय स्पर्श हमेशा जरूरी बना रहेगा?